रहेगा जब तक फैसलाबाद में जो है वो खुनकी नहीं आ जाती और इसके साथ साथ कभी बारिश अगर नहीं होती तो फैसलाबाद का मौसम जो है वो खासा खुशगवार रहने वाला है, मुतदिल रहने वाला है। रातें जो है वो खासी ठंडी हैं। गुज़िश्ता जब तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जा चुका था और आज जो है वो दर्जा हरारत जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ और अभी ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अभी आने वाले दिनों में मजीद ठंडक बढ़ेगी। ताहम जो ही सूरज गुरूब होता है फैसलाबाद की शामें जो है वो ठंडी हो जाती हैं, हवाएं जो है वो इस शहर का रुख करती हैं, जिस वजह से रात का मौसम ठंडा हो जाता है। जो ही सूरज मियां तुलू होते हैं उसके बाद मौसम जो है वो मुतदिल होता है, लेकिन सूरज की कड़क किरणें होने के बावजूद मौसम में गर्मी नहीं आ पा रही और ये सिलसिला जो है अभी मजीद चंद रोज जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 31 रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 65% के लगभग है। बाद दोपहर नमी में कमी भी वाक़ होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मौसम जो है मुतदिल लेकिन खुश्क रहेगा। जी बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप शहर फैसलाबाद का अहवाल बता रहे थे और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम मजीद खुशगवार होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो स्मोक का खतरा शहर के ऊपर मंडरा रहा है, हम दुआ करते हैं कि वो खतरा ना आए, क्योंकि इसके आने की वजह से कोरोना वायरस के भी क्योंकि केसेस खुलना शुरू हो गए हैं। इसलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला स्मोक से भी हमें दूर रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मेरी जान कुर्बान, मेरी आल कुर्बान, मेरा सब कुछ कुर्बान, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी वो नबी हैं जिन्होंने आके इस्लाम का बोलबाला उस वक्त फैलाया, ना जब कोई सोशल मीडिया था, ना किसी किस्म के प्लेटफॉर्म्स थे जहां पे लोग पॉपुलैरिटी हासिल कर सकें। उन्होंने पॉपुलैरिटी अगर हासिल की तो सिर्फ और सिर्फ अपने इखलाक, अपनी मोहब्बत, अपनी मुस्कुराहट और दीन इस्लाम की तालीमात के जरिए हासिल की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वो नबी हैं जिन्होंने 7 आसमानों का सफर बिजली से तेज उड़ने वाली बुर्राक के ऊपर किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी हैं जिन्होंने खुदा के साथ हम कलाम हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी हैं जिन्होंने इमानत और सदाकत के पैकर बन के दुनिया को ये बताया कि इस्लाम से बेहतर दीन जो है वो कोई दीन नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नबी हैं जिन्होंने इस्लामी तालीमात को इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन जिंदगी गुजारने का अमली नमूना अपनी जिंदगी से भी दिया और इसके साथ साथ बताया कि अगर इस तरह से जिंदगी गुजारते हैं तो ना सिर्फ आपकी दुनिया कामयाब होगी बल्कि आखिरत भी कामयाब होगी। तो फ्रांस के सदर की जानिब से जिस तरह से तज़हीक की गई है, जिस तरह से तौहीन अमेज अल्फाजात का इस्तेमाल किया गया है, उसको हम भरपूर तरीके से उसकी मज़ाहमत करते हैं और सोशल मीडिया पे एक कैंपेन छिड़ गई है और प्रोडक्ट जो है वो खास तौर पे फ्रांस के बैन किए जाने के लिए दरख्वास्तें की जा रही हैं और लोगों को ये तनबीह की जा रही है कि फ्रांस की जानिब से किसी किस्म का जो प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर आ रहा है या ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां जहां पे भी मुस्लिम उम्मा मौजूद है उनकी जानिब से इस्तेमाल ना किया जाए। और ये दिन ब दिन पीक पकड़ती चली जा रही है ये सोशल मीडिया की कैंपेन और लोग जो हैं एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं इस हवाले से, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनका चेहरा, नूरानी चेहरा, उनकी मुस्कुराहट, उनके अल्फाजात और उनकी दी गई तालीमात हमारे दिल में है और हमारा दिल जो है उनसे बेतहाशा मोहब्बत करता है। इसलिए उनके लिए कोई नामुनासिब अल्फाजात का इस्तेमाल करे वो हमसे बर्दाश्त कतन नहीं होगा। इसलिए सोशल मीडिया पे जो चलने वाली कैंपेन है वो दिन ब दिन जो है वो पीक पकड़ती चली जा रही है। अब देखना यह है कि ये मामला जो है वो कहां पे जाके खत्म होते हैं। तो नाज़रीन, अगर स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलों के हवाले से भी बहुत सारे मसाइल, स्कूल तो खोल दिए गए लेकिन जिनाह कॉलोनी का जो स्पेशल एजुकेशन का है वहां पे एक टीचर और 3 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद उसे 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया और बंद होने के बाद जो लोग हैं, जो बच्चे हैं वो परेशान हैं और एक खौफ और हरास का जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूं महसूस हो रहा था जैसे इस कोरोना वायरस से जान छुटती हुई नजर आ रही है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल, जैसे ही मौसम चेंज हुआ, सूरत हाल जो है वो इससे मुनफरिद नजर आ रही है। अगर इस स्कूल के अंदर से कोरोना वायरस के पेशेंट्स निकल सकते हैं तो दूसरे स्कूल जो कि नॉर्मल बच्चों के स्कूल्स हैं वहां पे भी इस तरह के केसेस सामने आने का खतरा मंडराता रहेगा। महकमा सेहत की जानब से ये टेस्ट किए गए थे जिसमें से 1 टीचर और 3 बच्चों में तशखीस हुई है कोरोना वायरस की। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, आखिरकार क्या वजह है कि स्कूलों के अंदर कोरोना वायरस फैल रहा है? क्या SOPs पे मुकम्मल अमल दरामद नहीं किया जा रहा या इसके साथ साथ
वहां पे जो बच्चों की तबीयत या किसी उस्ताद की तबीयत खराब होती है तो उसको मुनासिब तरीके से चेक नहीं किया जाता, कॉर्डन ऑफ नहीं उसे किया जाता। इस तमाम तर सूरत हाल से आगाह करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए हमने आज दावत दे रखी है जहांगीर अशरफ को हमारे शो के अंदर। तो वेलकम करते हैं जहांगीर आपको शो में। ये बताइएगा, ये सूरत हाल काफी संगीन है लेकिन उसको उस तरह से संगीनियत को नहीं लिया जा रहा जैसे लेना चाहिए था। अब क्या कहेंगे इस हवाले से? महकमा एजुकेशन को अब बर वक्त कार्रवाई करते हुए बाकी स्कूलों के अंदर एसओपीज को सख्त करना चाहिए ताकि इस तरह के मामला मजीद पेश ना आए। हनान, हुकूमत की तरफ से जब 15 सितंबर को तालीमी इदारे खोले गए तो उसके साथ ही एसओपीज जारी किए गए कोरोना के हवाले से। अच्छा, उन पर अमल दरामद तो काफ़ी हद तक देखने में नज़र आता है, लेकिन मसला ये है कि जब तक बच्चे स्कूल के अंदर हैं तब तक वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, तब तक वो मास्क पहनते हैं और तब तक वो बाकी सारे सैनिटाइज़र इसका इस्तेमाल, हाथ धोना और ये सारी चीज़ें। लेकिन जैसे ही स्कूल से बाहर बच्चे जाते हैं तो वही हमारे पास ट्रांसपोर्ट है जिसमें रश है, जिसमें कोई डिस्टेंस नहीं है, जिसमें कोई मास्क का इस्तेमाल कंपलसरी नहीं है। तो तालीमी अदारों का कसूर मेरा ख्याल है कम है। हमारा जो ओवरऑल सोसाइटी में बाकी कहीं भी एसओपीज, हमारी मार्केट्स देख ले, वहाँ पे एसओपी फॉलो नहीं हो रहे, हमारे बाहर कहीं भी देख ले। तो ये कहना कि ये अगर किसी स्कूल में बच्चे में निकल आया है, टीचर में है, वो इदारा कसूरवार है, तो ये मेरा ख्याल है कि ये नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखें तो आप बहुत ज़्यादा विजिट भी हो रहे हैं गवर्नमेंट के स्कूल्स के, स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स के। और असल में मसला ये है ना जहांगीर यहाँ पे कि आप स्कूल को जितना मर्जी बाउंड कर, वहां पे जितने मर्जी एसओपीज लागू कर दें, आखिरकार छुट्टी तो होनी है ना वहां पे। बच्चों ने और उस्ताजा ने घरों में तो जाना है ना, और बाहर भी जाना होगा अल्टीमेटली। वहां से अगर कोई वायरस लेके स्कूल के अंदर आता है तो वो नुकसानदेह चीज होगी, वहां से ज्यादा फैलने के चांसेस होंगे। अच्छा देखिए, कोई ऐसा पैरामीटर है नहीं कि आप गेट की एंट्री पे फौरी तौर पे कहें कि ये कोरोना अफेक्टेड है या नहीं। सिर्फ क्या किया जाता है, टेम्परेचर चेक कर लिया जाता है और उसके अलावा कहा जाता है किसी को अगर अलामात आए तो वो चेक करवाए या उसको आप सेपरेट कर देते हैं, अलहदा कर देते हैं सारी क्लास से। अच्छा, अब जो केसेस सामने आ रहे हैं, अब जो टीचर स्पेशल एजुकेशन स्कूल जना टाउन का सामने आया, टीचर में कोई सिम्टम नहीं था ज़ाहरी तौर पर, बच्चों में भी ऐसा कोई सिम्टम नहीं था। इसी तरह से समुंदरी में 2 बच्चों में आया था, गट्टी के 3 बच्चों में आया था, गट्टी स्कूल के, और इस तरह खुड़ियावाला की एक फीमेल टीचर में भी कोरोना पॉजिटिव आ चुका था। मतलब जब स्टार्ट हुए थे तो जब पहली सैम्पलिंग हुई थी फर्स्ट वीक में 15 सितंबर के बाद, तो तब ही 6-7 केसेस मुख्तलिफ स्कूल्स में सामने आ गए थे। लेकिन उसके बाद से कोई ऐसा केस अभी तक नहीं आया क्योंकि सैम्पलिंग बहुत कम हो रही है। अब इस स्कूल में भी तकरीबन 150 के करीब बच्चे हैं, जिनमें से 70 के करीब बच्चों के सैंपल हुए, जिनमें से टोटल हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक 7 केसेस आ चुके हैं। लेकिन जो वहाँ पर स्टाफ ने या प्रिंसिपल ने कंफर्म किए वो 3 स्टूडेंट और 1 टीचर में कंफर्म किया। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहा है कि नहीं, 7 में पॉजिटिव आ चुका है। तो ये तादाद भी बाज़ औक़ात, क्योंकि जब डाटा महकमा तालीम की तरफ से या हेल्थ की तरफ से इदारे को भेजा जाता है तो उसमें वेरिएशन भी आती है, या उसको लेट मिलता है। वो कह रहे थे कि हमें अभी 40 रिजल्ट मिले हैं जिनमें से 4 पॉजिटिव हैं। तो हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि हमने 70 ही रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए हैं, जिनमें से 7 पॉजिटिव हैं। तो ये भी वेरिएशन होती है। तो अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने उस इदारे को ताहाल सील नहीं किया, उसको डिपार्टमेंट ने सील किया है। स्पेशल एजुकेशन के डायरेक्टोरेट में जब प्रिंसिपल ने राब्ता किया कि 4 केसेस हमारे आए हैं, तो फौरी तौर पर उन्हें कहा गया कि बच्चों को आप छुट्टी करवाएं, तालीमी अदारे को 1 हफ्ते के लिए बंद करें। इनिशियली तौर पर 1 हफ्ते के लिए बंद किया गया और बाकी जितने बच्चे ऐसे थे जिनका अभी तक सैंपल नहीं हुआ उनको वापस बुलाया गया, पेरेंट को कॉल करके 1 बाय 1, और वहाँ हेल्थ की टीम को बुलाया गया और वहाँ पर सारे बच्चों के सैंपल ले लिए गए। अच्छा, जिन बच्चों के अंदर कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है या जिस टीचर में हुई है, क्या उनके घर में उनको क्वारंटाइन किया गया? क्योंकि घर तो जाते होंगे अल्टीमेटली, क्या उनके घर वालों का चेकअप किया गया, उनके टेस्ट किए गए? अच्छा, जो अभी तक सिर्फ बच्चों का सैंपल लिया जा रहा है, जो बाकी उस इदारे के स्टाफ हैं या बाकी बच्चे हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि तकरीबन 150 के करीब वहाँ पर बच्चे हैं जो कि स्पेशल। लेकिन ये भी तो जहांगीर नाहली होगी ना कि आपको पता है कि कोरोना वायरस में तशखीस हो चुकी है एक शख्स में या एक बच्चे में, और उसको उसके घर में छोड़ा हुआ है, वहां पे पहले चेक नहीं किया जा रहा जहां पे तस्दीक हो चुकी है।
और जिनकी तस्दीक नहीं हुई वहां पे पहले चेक किया जाए। अच्छा, मसला यही है कि इसमें डिपार्टमेंट सारे सेपरेट अपना अपना काम कर रहे हैं। अब देखें, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है? स्कूल वालों की जिम्मेदारी वही तक है कि वो स्कूल में अपने बच्चों का बाकी का चेकअप करवा लें। अब ये जिम्मेदारी है हेल्थ डिपार्टमेंट की, ये जिम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कि वो बच्चों के या टीचर के घरों में जाए। अब स्कूल वाले किसी के घर में जाकर टेस्ट नहीं कर सकते। स्कूल वालों की एंटिटी है स्कूल का जो भी बाउंड्रीज है। तो स्कूल वालों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, फौरी हेल्थ की टीम को बुलाया और बाकी बच्चे जिनका अभी तक टेस्ट नहीं हुआ था उनकी स्क्रीनिंग, उनकी सैंपलिंग कलेक्ट करवा दी। अब उनकी रिपोर्ट्स भी 1 से 2 रोज में सामने आ जाएंगी कि बाकी जो बच्चे तकरीबन मोर देन 70 स्टूडेंट्स बाकी जिनका हुआ है टेस्ट, उनके रिजल्ट्स क्या आते हैं और क्या ये इदारा 1 हफ्ते तक बंद रहेगा या इसको मजीद 14 डेज तक लेके जाएंगे, ये डिपार्टमेंट ने भी डिसाइड करना है। अब गवर्नमेंट इस हवाले से हेल्थ डिपार्टमेंट ने तो सजेस्ट कर दिया है कि उस इलाके को ही स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया जाए जहां पर ये केसेस सामने आए हैं। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बाकायदा तौर पर वहां पर स्मार्ट लॉकडाउन नहीं लगा, ना उस इदारे को गवर्नमेंट की तरफ से सील किया गया है। लेकिन स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इटसेल्फ उस इदारे को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया ताकि वो बच्चे घरों में बैठें और जो है पॉजिटिव वो या तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए या घरों में क्वारंटाइन हो जाए। तो अभी तक ये बाकी की जिम्मेदारी सारी हेल्थ डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास ना तो अपने हॉस्पिटल्स हैं, ना अपना कोई और इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनके पास। तो उन्होंने जस्ट इन्फॉर्म कर दिया है या हेल्थ डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्म कर दिया डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को। अब सारी जिम्मेदारी आ जाती है कि गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट सिर्फ अपने तालीमी इदारे की हद तक है और उन्होंने जो स्टेप लेना था वो ले लिया कि 1 हफ्ते के लिए तालीमी इदारे को बंद किया, बाकी बच्चों के टेस्ट करवा दिए। इसी तरह से गवर्नमेंट ने सारे स्कूल्स में कोरोना टेस्ट करवाने के बजाय सिर्फ 18 स्कूल्स फैसलाबाद के सिलेक्ट किए थे रैंडमली, जिनमें बच्चों की सैंपलिंग की गई 100 बच्चों की हर स्कूल में। यानी बच्चों की भी कंप्लीट सैंपलिंग नहीं हुई? पॉसिबल ही नहीं है। फैसलाबाद में सरकारी स्कूल्स में अगर 7 लाख से जायद बच्चे हैं तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के पास फैसलाबाद में इतनी उनके पास वो कैपेसिटी नहीं होगी कि वो 7 लाख बच्चों के टेस्ट करें। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है और गवर्नमेंट की अपनी हेल्थ डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी थी उसमें यही था कि जहां सिम्टम शो हों, अगर आप उनमें बुखार आ रहा है बच्चों में, खांस रहे हैं या दीगर जो भी अलामात हैं, अगर वो हों तो उनका टेस्ट करवाया जाए। तो इस हवाले से तमाम जो बच्चों का टेस्ट है वो पॉसिबल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और 7 लाख के करीब टेस्ट करने हो उसके लिए एक बड़ी टीम भी चाहिए और टेस्ट किट्स भी उतनी ही चाहिए होगी। लेकिन देखना यह है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है, इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। लेकिन नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। कहते हैं जहांगीर, क्या कहेंगे आप, आने वाले दिनों में अब कितने टेस्ट किए जाएंगे? जब ये देख लिया गया है स्पेसिफिकली कि कोरोना के वायरस के जो पेशेंट्स हैं वो सामने आना स्कूलों से शुरू हो गए, तो अब स्ट्रेटजी क्या बनाएगी ये नेक्स्ट इनके लिए? अच्छा, अभी तक की जो स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की या हेल्थ डिपार्टमेंट की या एजुकेशन की, ये सारे मरहून मिन्नत हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, क्योंकि प्राइवेटली या अपनी जेब से तो कोई भी टेस्ट करवा नहीं सकता। तो हेल्थ डिपार्टमेंट को पहले इन्होंने स्टार्ट किया कि हम सब टीचर्स के करेंगे टेस्ट। अच्छा, रोजाना 300 के करीब टेस्ट किए गए और 1500 जब टेस्ट किए गए टीचर्स के, तो गवर्नमेंट की हाथ खड़े हो गए हेल्थ डिपार्टमेंट के कि हमारे पास इतनी किट्स मौजूद नहीं है। अब देखिए, रोजाना 300 टेस्ट करें तो फिर भी ये बात कहां पर जाती है? ये पॉसिबल ही नहीं है कि सारे बच्चों के टेस्ट हों। सेकेंडली, इन्होंने डिसाइड किया कि हम रैंडमली 18 स्कूलों के सैंपल करेंगे। अब 18 स्कूल्स के सैंपल किए इन्होंने, तो वो भी तकरीबन 1500-2000 के करीब बच्चों को टेस्ट किया गया। तो उनमें से सिर्फ 7 केसेस सामने आए जो कि मुख्तलिफ इलाकों में थे। समुंदरी में थे 2 केसेस, गट्टी में 3 केसेस, कुड़ियावाला के एक फीमेल टीचर में, एक फैसलाबाद से, और अभी एक स्कूल से स्पेशल एजुकेशन के 7 केसेस निकल आए। तो अभी तक जो फिगर है वो सरकारी स्कूल से या स्पेशल एजुकेशन मजमूई तौर पर 14 केसेस सामने आए हैं 15 सितंबर के बाद से अब तक। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने पहले फेज में तो टेस्ट कर लिए रैंडमली 100 18 स्कूल्स के, तकरीबन वो 1800 से 2000 के करीब टेस्ट हुए। अब इसके बाद इन्होंने कहा था कि हम मजीद यहाँ पे इन्हीं स्कूल में या किसी और स्कूल में करेंगे।
लेकिन गवर्नमेंट को अभी तक, स्कूल डिपार्टमेंट को कोई वाज़ेह प्लान नहीं दिया गया कि नेक्स्ट आप इन स्कूल्स को रेडी रखें या नेक्स्ट ये फेज़ होगा। अच्छा, अब इस हवाले से गवर्नमेंट दोबारा यही चाह रही है कि अगर कोई ऐसे सिम्टम सामने आए तो हम सिर्फ उनको टेस्ट करें और हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से राब्ते में रहे। अदरवाइज कोई ऐसा प्लान मौजूद नहीं है, ना तो कॉलेजेस में अभी तक टेस्ट हुए हैं। देखिए, ये स्कूल की अभी तक बात हो रही है जिसमें गवर्नमेंट ने खुद कुछ ना कुछ टेस्ट किए हैं, 3-4 हज़ार टेस्ट गवर्नमेंट कर चुकी है। लेकिन कॉलेज साइड पर जाएं तो वहाँ तो बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक टेस्ट भी नहीं किया गया ऐसा कि आप कॉलेजेस में जाके टीचर्स को चेक करें या बच्चों को चेक करें। ना यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक कोई ऐसे कैंप हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लगाए गए हैं कि वो वहाँ पे कोरोना की सैम्पलिंग करें, वहाँ पे टेस्ट लें। तो ये हमारे यहाँ जो टेस्टिंग का रुझान है गवर्नमेंट की तरफ से, ये ना होने के बराबर है। अब देखें, इतनी बड़ी तादाद में आपके पास स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत ने अभी तक जो सैम्पलिंग की है वो सिर्फ 3,000 के करीब की हो। लाखों में से सिर्फ 3,000 सैंपल करना, ये तो बहुत ही कम है। ये तो 1% भी नहीं बनता उनका। तो इस हवाले से अब खदशात तो मौजूद हैं, क्योंकि अब सेकंड लहर की बातें पूरी दुनिया में, कहीं पे वो पीक पे पहुंच भी चुका, गुजर भी गया सेकंड फेज़ भी। अब कहा जा रहा है कि जो नवंबर है वो सेकंड फेज़ हो सकता है कोरोना के हवाले से। और अफवाहें, आपको पता है कि सोशल मीडिया पे अफवाहें ऐसे गर्दिश करती हैं। पहले अफवाह चली कि 15 अक्टूबर से तालीमी इदारे शायद दोबारा बंद ना हो जाएं कोरोना की वजह से, लेकिन वो क्लियर किया गवर्नमेंट की तरफ से कि नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। अब दोबारा नवंबर की बात हो रही है कि नवंबर में शायद दोबारा से हमारे तालीमी इदारे कोरोना की वजह से बंद ना करने पड़े। लेकिन जो ओवरऑल सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें ऐसा कुछ चांस नहीं है, क्योंकि केसेस की अगर बात करें तो बहुत ही कम है। और गवर्नमेंट ने कहा था किसी एक इदारे में अगर 5 से ज़ायद केसेस होंगे तो फिर उसको सील करेंगे। जैसे पहले जितने भी तालीमी इदारों में निकले हैं, 2 केसेस, 1 केसेस, 3 केसेस, उनकी सिर्फ रेलेवेंट क्लास को बंद किया गया, सारे इदारे को सील नहीं किया गया, ना सारे इदारे को बंद किया गया। अब ये वाला केस था जो कल सामने आया गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन का, इसमें 4 तो स्कूल वाले खुद मान रहे हैं, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से 7 का क्लेम सामने आ रहा है। तो ये डाटा की वेरिएशन भी है। और लेकिन उन्होंने स्कूल वाले कैसे क्लेम कर सकते हैं? डाटा तो इनके पास, हेल्थ वालों के पास मौजूद है। बेसिकली लिस्टें जाती हैं स्कूल को। तो उन्होंने कहा कि हमें अभी तक 40 रिजल्ट्स मिले हैं, उसमें से 4 पॉजिटिव हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट वाले कहते हैं हमने 70 जारी कर दी हैं। अब बाज़ औक़ात हमारे यहाँ चीज़ें जो डिलीवर करने का वो है प्रोसीजर, किट्स वो का भी तो डिले इसमें होता है। चक्कर नहीं है। मतलब अगर 30 केसेस ज्यादा बताए जा रहे हैं, मतलब टेस्ट किया गया 40 का, लेकिन बताया 70 जा रहा है, ये मामला खराब है इसमें? नहीं, मामला इसमें ख़राब नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो आपको पता है कि जो लेटर्स हैं या हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस है डिपार्टमेंट्स की, ये थोड़ा सा इसमें डिले होता है। अब एक डिपार्टमेंट जिसने जारी की है वो तो क्लेम कर सकता है कि हमने 70 जारी कर दिए, लेकिन जिन्होंने रिसीव करना है उसको अभी तक 40 रिसीव हुए। तो ये वेरिएशन है और ये इसी तरह हमारे डिपार्टमेंट्स में होती रहती है। अच्छा, आपने कहा था कि रैंडमली सिलेक्ट करते हैं ये स्कूल, और रैंडम सिलेक्ट करने के बाद 100 बच्चों का टेस्ट किया जाता है। ये रैंडमली किन बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं स्कूल को? मतलब अगर ये तो नहीं होगा तो जहन में आया कि फलां रज़ाबाद का स्कूल है या जना कॉलोनी का स्कूल है या मदीना टाउन का स्कूल है, वहां पे की जाएगी? अच्छा, इसमें देखा गया था तहसील वाइज जो बड़े स्कूल्स हैं, जैसे हाई स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, जहां पर तादाद हज़ारों में है। अच्छा, हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल ऐसे भी हैं जहां पर मुश्किल 500 तादाद है बच्चों की ओवरऑल, लेकिन जो बड़े स्कूल जहां पर 2000, 3000, 4000 तक तादाद है, उन स्कूल्स को पहले मरहले में सेलेक्ट किया गया था। ठीक है, और उनमें से 100 बच्चों को फिर हर क्लास से 2-2, 4-4 बच्चों को लेकर उनकी सैंपलिंग की गई, ताकि एक अंदाज़ा हो जाए कि अगर उस क्लास में 5 बच्चों को चेक किया गया है, अगर किसी एक को भी निकला है फिर पूरी क्लास डाउटफुल हो जाती है। फिर ऐसे ही किया गया, जिस क्लास में निकला उस पूरी क्लास को छुट्टी करवा दी गई और उनको कहा गया कि आप एहतियाती तदाबीर अपनाएं और बाकी घर में थोड़ा सा अवॉइड करें, इन टच लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहें और मास्क को इस्तेमाल करें। लेकिन ओवरऑल बात फिर वही आ जाती है कि हमारे एसओपीज जो हैं वो हमारी ओवरऑल बाहर अगर देखें, स्कूल से बाहर आपकी मार्केट्स जाके देख लें, आपके ट्रांसपोर्ट देख लें, आपकी ग्राउंड्स देख लें, आपका कहीं भी देख लें, हालांकि बहुत सारी पाबंदियां मौजूद हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। लोगों में खुद ये एहसास डर निकल गया है लोगों के दिलों से। एक जो कोरोना वायरस का डर था ना एक दिलों के अंदर के एसओपी को फॉलो किया जाएगा, मास्क का इस्तेमाल, वो अब दूर जाता हुआ, बल्कि दूर क्या दूर चला गया है। हाँ, अब तो बिल्कुल आप ट्रांसपोर्ट पे देख लें, आप जहां भी आप देख लें, कहीं पे
मैं समझता हूँ इस वक्त स्कूल्स के अलावा कहीं भी एसओपी फॉलो नहीं हो रहे। किसी स्कूल में जाएं तो आपको हर बच्चा मास्क पहना हुआ नजर आएगा, आपको गेट पे सैनिटाइजर भी नजर आएंगे, आपको क्लास में डिस्टेंस भी नजर आएगा। लेकिन जैसे ही बाहर का माहौल आप देखें तो कैरियर जो है वो मेरा ख्याल है कि जो भी बनेगा कोरोना का वो बाहर से बनेगा। वो बाहर से तो स्कूल जा सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि स्कूल से बाहर आएगा, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा पाबंदियां स्कूल्स में हैं कि एक आम जो बंदा है या एक पेरेंट है वो भी नहीं सोच सकता कि बच्चों को आपस में शेयरिंग की इजाज़त नहीं है। कि इवन ये कहा गया है कि पानी की बोतल्स अपनी अपनी लेके आए। आपने इतना एहतियात बरती जा रही है या उनको इतना ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि इम्प्लीमेंट करवाए जाएं एसओपीज़, लेकिन बाहर जाते ही आपको पता है कि वहाँ कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। बसों की छतों पे आज भी बच्चे सफ़र करते हैं बैठ के। बसों के अंदर गवर्नमेंट ने कहा था कि 30% जो कैपेसिटी से बच्चों को बिठाएं या ट्रांसपोर्ट में, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। मार्केट में कहा गया था कि आप मास्क के बगैर। सबको दिया जा रहा है क्या मास्क? सबको दिया जा रहा है जो बच्चे स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं उनको? अच्छा, ये जिम्मेदारी वालिदैन के सर पे डाली गई है कि आप बच्चों को मास्क दे के भेजें, लेकिन कहीं ऐसा हो रहा है कि अगर बच्चा कोई नहीं पहन के आ रहा तो उसको गवर्नमेंट या स्कूल वाले प्रोवाइड भी कर देते हैं। लेकिन ज्यादा उनका यही है कि अगर तालीमी इदारे वाले टोटल तादाद कितनी है स्कूलों में बच्चों के, अगर गवर्नमेंट लेवल पे देखा जाए फैसलाबाद शहर में? तादाद तकरीबन 7 लाख और 73,000 तक हो चुकी है अभी तक। मतलब 8 लाख के करीब 8 लाख के बच्चे करीब है, और आधे बच्चों को एक दिन बुलाया जा मास्क रहा का है। इस्तेमाल रोजाना हो बच्चों के लिए, और एक मास्क 20 रुपए का मिल रहा है। आप जरा इमेजिन करें कि सिर्फ और सिर्फ फैसलाबाद का बजट कहां पे जा रहा है, ठीक है ना? तो इसको किस तरह से मैनेज किया जाए? अच्छा, इसको इस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि एक तो आपको पता है कुछ लोग ये कपड़े का मास्क इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो दूसरा मास्क भी है आपका वो भी कई दिन इस्तेमाल हो जाता है। कपड़े के मास्क में तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ साथ दीगर इन्फेक्शंस की भी जो है वो खतरा होता है। मास्क तो स्पेसिफिकली जो मेडिकली अप्रूव्ड है उसका इस्तेमाल करना लाजम व मलजूम है, और उसी के इस्तेमाल से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। लेकिन अगर आप दूसरा मास्क इस्तेमाल करते हैं तो उल्टी बीमारी आपको लग सकती है। और अगर जो कोरोना वाला सही वाला मास्क है वो इस्तेमाल करें, 20 रुपये उसकी कीमत है, और 8 लाख अगर बच्चा है तो तकरीबन 1,60,00,000 रुपए की तो ये मास्क ही बनते हैं रोजाना जो स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ करने। और महीने का ये कहाँ पे पहुंच जाता है? 40 करोड़ से भी ज्यादा का। अब इतना बजट क्या गवर्नमेंट के पास है कि वो सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 करोड़ हैंड सैनिटाइजर्स और इसके साथ साथ मास्क के लिए मुख्तस कर सकें? अच्छा, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने इस हवाले से किसी भी तालीमी इदारे को अलग से फंड नहीं दिए कि आप इसको पूरे करें एसओपीज। अच्छा, इसमें सबसे जो मास्क वाली, चूंकि आपने रोज यूज करना है और ये कहा गया था कि रोज उसको यूज करके उसको डंप भी करें, उसको वेस्ट भी करें, उसको आप, क्योंकि हर चीज की एक लाइफ होती है और उसके अगर लेकिन ये जो कहते हैं ना कि ज़मीनी हकायक, उसके मुताबिक ये पॉसिबल नहीं है। ना तो हर वालिदैन जो हैं वो बच्चों को रोज़ाना नया मास्क लेके दे सकते हैं, ना स्कूल के पास ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो सब बच्चों को नया मास्क दें रोज़ाना। ये नहीं, फिर जहांगीर ये तो वही बात हुई ना कि बस अल्लाह के भरोसे जो है हर चीज़ को छोड़ दिया जाए, और हर्ड इम्यूनिटी वाला सीन होगा कि अगर किसी में आ गया वो सरवाइव कर गया तो ठीक है। अच्छा, वैसे बड़ी हद तक यही चल रहा है हर्ड इम्यूनिटी वाला, कि अब जिन बच्चों में या जिन टीचर्स में सामने आया है उनमें सिम्टम कोई ज़ाहरी तौर पर नहीं है। अब हमारे यहाँ साइलेंटली बहुत सारे लोग इसको कैरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको डील किए जा रही खुद ही, और जब तक ये सीवियर नहीं होगा उस वक्त तक सामने नहीं आएगा। तो हमारे यहाँ ये हकीकत है कि जिस तरह ये चेकिंग में अब उन जिन बच्चों में पॉजिटिव आ रहा है उनमें सिम्टम ही कोई नहीं है, जिस टीचर में पॉजिटिव आ रहा है उसमें सिम्टम ही कोई नहीं है। और इसका एक फिर दूसरा वो एक ये भी जाता है कि ये ना हो कि ये जो एरर है उस वजह से इनमें पॉजिटिव आ गया हो, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था ना कि जो किट्स हैं इनमें 3 से 4% एरर की गुंजाइश मौजूद है। तो किसी में सिम्टम आ ही नहीं रहे, उसको लेकिन आप पॉजिटिव डिटेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से अब खदशात तो मौजूद है। वो अगर पॉजिटिव डिटेक्ट कर रहे हैं तो दूसरी किट के साथ एक बार देख के कंफर्म कर लिया जाए उनको, तो उससे मामला बेहतर हो सकते हैं, बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। लेकिन अभी तक फैसलाबाद में खासकर स्कूल्स में जितने केसेस आए हैं उनको सेकंड टाइम टेस्ट नहीं किया गया।
क्योंकि अब गवर्नमेंट जो है रौला डाली जा रहे हो तो अब कहाँ उसको निकाल दिया, ब्रेकिंग कहाँ गई है? मुंह से ही निकाल अब दिया। ब्रेकिंग नहीं लेट हो उसको कहा रही? कि आप फिलहाल एटलीस्ट 14 डेज तो क्वारंटाइन हो। हेलो, अब अगर उनका टेस्ट होगा भी दोबारा तो 14 डेज के बाद होगा। और ऐसी अभी तक रिपोर्ट कोई नहीं आई कि जिनमें पॉजिटिव आया था उनकी दोबारा रिपोर्ट करवाई गई या नेगेटिव है या स्टिल पॉजिटिव है। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट की भी सुस्ती है इसमें कि जिसको एक बार डिटेक्ट हो गया उसको फॉलो अप इतना ज़्यादा नहीं किया जा रहा स्कूल्स की लेवल पे, क्योंकि स्कूल्स में अभी तक 14 केसेस तो आ चुके हैं ना, कल वाले से अगर 7 मिला लें, 7 पहले वाले, उनको दोबारा से रिविजिट नहीं किया गया, उनको रीटेस्ट नहीं किया गया कि आया कि अगर इनको हुआ था कोरोना पॉजिटिव तो इनके 14 डेज तो गुजर चुके हैं। जिनका सितंबर में आ चुका था उनके तो 14 डेज गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये रिपोर्ट सामने नहीं आई कि आया। वैसे ये ना एक खिचड़ी पकी हुई है और समझ अच्छा, नहीं आ रहा, हेल्थ डिपार्टमेंट अदारे को- मैनेज नहीं हो रहे हाँ। इनसे, और कोई तरीकाकार वाजिया तौर पे सामने नहीं आ रहा ताकि मामला को आगे लेके चला जा सके। इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे जनाब, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जा रहे हैं क्योंकि अब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये 3-4 माह एग्जाम के हैं। मैट्रिक से स्टार्ट होगा इंटरमीडिएट का, फिर ग्रेजुएशन और इस तरह से सारे। तो अब बच्चों के पास जो उनका पहले ही 6-7 माह ज़ाया हुए हैं और उसके अलावा अब अल्टरनेट डेज में जाने की वजह से बच्चे, आधे बच्चे एक दिन जा रहे हैं। अगर फैसलाबाद में 8 लाख बच्चे हैं तो 4 लाख बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 4 लाख बच्चे छुट्टी कर रहे हैं। इसी तरह अगले दिन फिर वो दूसरे जो घर बैठे थे वो, तो बच्चों को 6 दिन के बजाय हफ्ते में अब 3 दिन मिल रहे हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, अब असाजा भी बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि 2 दफ़ा रिपीट करना होता है, आज वाला लेक्चर कल भी पढ़ाना है। वो कहते हैं बाज़ औक़ात वो तीसरे दिन भी वही माइंड में आ जाता है कि आज भी यही तो नहीं पढ़ाना। तो अब इसको डील करना, इसको टैकल करना, इसको स्टडी को साथ लेके चलना टीचर्स के लिए, स्टूडेंट से भी बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि बच्चों को कवर किस तरह करवाएं। और जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से अभी तक इंटरमीडिएट का सिलेबस जो है उसको स्मार्ट भी नहीं किया गया, क्योंकि इनका ये मुतालबा मुतअद्दिद बार सामने आया, गवर्नमेंट सेक्टर का भी, प्राइवेट सेक्टर का, कि मैट्रिक तक के बच्चों को आपने अकॉर्डिंग टू शॉर्टेज ऑफ टाइम उनका आपने कम कर दिया सिलेबस, स्मार्ट सिलेबस। लेकिन इंटरमीडिएट के तलबा के साथ भी वही हुआ है, उनका सेशन लेट स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने इंटरमीडिएट के लिए स्मार्ट सिलेबस डिज़ाइन नहीं किया। एक तरफ अफवाह चल रही है कि उनका सिलेबस डिज़ाइन हो रहा है, लेकिन कब मिलेगा स्कूल्स को? जब 1-2 माह गुजार चुके होंगे। अब अभी तक रूटीन का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है इंटरमीडिएट को, लेकिन गवर्नमेंट अगर नेक्स्ट मंथ जाके उनका स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस करवा देती है तो बच्चे कंफ्यूज होंगे कि उन्होंने पहले तो आपका रूटीन के अकॉर्डिंगली किया और अब उनके पास जब एग्जाम करीब आते जा रहे हैं तो तब आप कह रहे हैं हमने आपको रिलैक्स कर दिया, स्मार्ट सिलेबस कर दिया। तो गवर्नमेंट की एजुकेशन के हवाले से पॉलिसीज़ वो पता नहीं चलता कि कब क्या डिसाइड कर दें। तो अगर लॉकडाउन के हवाले से भी गवर्नमेंट के दिमाग में कोई बात आ गई कि उन्हें लगा कि हम करेंगे तो उन्होंने रातों रात इसका डिसीजन ले देना है। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट भी यही कह रही कि दोबारा तालीमी इदारों को हम बंद नहीं करने जा रहे, SOPs को फॉलो करवाते रहेंगे और इस तरह से। और जो अच्छा, ये रैंडम सिलेक्शन की तरफ फिर काम जा रहा है कि जिसको हो गया ठीक हो गया, ठीक है, जिसको ना ठीक हुआ तो ना सही, ये लेकिन मामला तो उसी तरफ जाते हुए तालीमी इदारे बंद करने पर भी यही पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि जिस इदारे में आएगा उसकी क्लास को या उस स्कूल को बच्चों की या पॉजिटिव आने की तादाद के अकॉर्डिंगली डील करेंगे। अगर तो किसी सिर्फ एक क्लास में 1-8 बच्चे में आता है पॉजिटिव तो उस क्लास को बंद किया जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर उस स्कूल में 5-10 केसेस निकल आते हैं तो फिर स्कूल को बंद किया जाएगा और ये उसी स्कूल तक रहेगा। ये सारे स्कूल बच्चों के लिए, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, एजुकेशन पहले बहुत सफ़र कर चुकी है 2020 में, लेकिन मज़ीद अगर ये लिया गया तो ये देखिए कई 100 सालों से ये मामला पेश नहीं आए जो इस सदी में पेश आ गए, और ये कहा जा रहा है कि 2020 जो है ये मनूस तरीन साल काउंट किया जा रहा है। इसमें बहुत बहुत मसाइल का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को, चाहे वो कोरोना के वायरस की वजह से हो, बदलती मैशियत की वजह से हो, गरीब अवाम की वजह से हो, मतलब इतनी प्रॉब्लम्स थी खासतौर पर पाकिस्तान के लिए। और मेरा ख्याल है कि बड़े ही अहसन अंदाज में
और अल्लाह ताला की रहमत की वजह से ये बर्दाश्त कर गए, वरना इस इकोनॉमी में सरवाइव करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। जब आपके इसके कुछ वो पॉजिटिव पहलू भी सामने आए हैं ना। देखें, अब पहले से लोग ज्यादा सफाई सुथराई की तरफ चले गए हैं, एहतियात करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज कि ओजोन डिप्लीशन जो हो रही थी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की वजह से, वो रुक गई और ओजोन ने अपने आप को हील करना भी शुरू कर दिया। ओजोन नाज़रीन हमारे जो अर्थ है, हमारा जो प्लेनेट है, इसके इर्द गिर्द एक लेयर है जो अल्लाह ताला ने बना रखी है। इसका मकसद ये होता है कि सूरज की शुआएं जो हम तक पहुंचती है, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं जो आपको लिए कैंसर का सबब बन सकती है। तो उन अल्ट्रावायलेट रेज को ये ओजोन लेयर जो है ये रोक लेती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो हमारे एसी से गैसेस निकल रही हैं, हमारे जो गाड़ियों से धुएं निकल रहे हैं, उनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही थी, डैमेज कर रही थी और कुछ होल्स उसके अंदर बन चुके थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन की वजह से क्योंकि गाड़ियों का चलना भी बंद हो गया, ट्रैफिक को भी बंद कर दिया गया, तो ओजोन लेयर ने अपने आप को खुद से रिपेयर किया और रिपेयर करने के बाद अब वो दोबारा ठीक हो गई है काफी हद तक। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है कोरोना वायरस का। क्या ओवरऑल आपकी पोल्यूशन कम हो गई है, लोग एहतियात ज्यादा करते हैं, अब सफाई ज्यादा है और लोग अवॉइड करते हैं, और बाकी कई इस तरह के इसके चीजें सामने आई कि अब लोग थोड़ा सा पहले से ज्यादा अपनी भी केयर करते हैं। मतलब देखें, अब ये भी कहा जाता है और सारे लोग कह रहे थे कि इस दौरान हर साल जो मौसम की तब्दीली से लोगों को बुखार, नजला, जुकाम, खांसी, अब किसी भी जुकाम को और किसी भी बुखार को आम नहीं लिया जाता। हाँ, लेकिन इस बार उसके पेशेंट भी कम आए हैं, उसके लोगों को वो कम हुआ है। अच्छा, उसकी वजह यही थी कि एहतियात इतनी ज़्यादा की कि वो आपको एलर्जी या जो भी चीज़ें लगनी थी, बुखार या नज़ला ज़ुकाम, वो इसी तरह से है, वो ट्रांसमिट होता था एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, जस्ट लाइक कोरोना। जिस तरह कह रहे हैं ना कि आप खांसने से, तो बुखार, नज़ला ज़ुकाम में तो बिलखसूस आपके खांसने से, छींकने से जो वो जाते थे उसके पार्टिकल्स, हाँ, तो वो दूसरे बंदे को अफेक्ट करते थे। अब चूंकि एहतियात इतनी ज़्यादा बरती, लोगों ने मास्क का इस्तेमाल भी किया, डिस्टेंस भी रखा, एक्टिविटीज़ कम से कम हुई, गैदरिंग कम से कम हुई, तो आपके जो वो बीमारियां थी वो भी कम हो गई हैं। तो ओवरऑल अगर कोरोना से एक्सपायरीज या डेथ को निकाल दें तो ओवरऑल कम हुआ है डेथ रेट 2020 में, एटलीस्ट पाकिस्तान में तो ये कम हुआ है कि बाकी बीमारियों से मरने वालों की तादाद में कमी हुई है, एक्सीडेंट्स कम हुए हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट कम हुई है, पोल्यूशन कम हुआ है, बीमारियां अब लोगों को, मेरा ख्याल है कि इस साल उतने लोगों को बीमारियां नहीं होंगी जितनी पिछले सालों में होती रही हैं, धुएं की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, डस्ट की वजह से, और हमारे यहाँ जो धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं उनकी वजह से। वैसे ऐसे पार्टिकल हमें नजर भी नहीं आते हवा के जरिए हमारे जिस्मों में। बिल्कुल आपकी ठीक बात है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए हमें एहतियात तो जरूर करनी चाहिए, और एहतियात ही है जिससे आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। और खासतर इसके साथ साथ आप अपनी डाइट जो है उस हवाले से कॉन्शियस हो, जंक फूड से जरा दूर रहें, हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक डाइट का इस्तेमाल करें, इससे मामलात मजीद बेहतर हो सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया जहांगीर आज के शो में आने के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपकी ड्रेसिंग और हेयर स्टाइल जो है वो बेहतरीन होना जरूरी है। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया है, और अगर आप चाहते हैं बेहतरीन हेयर स्टाइल और बेहतरीन कटिंग करवाएं तो उसके लिए प्राइम हेयर क्लब जनाह कॉलोनी में आइडियल बेकरी के फ्रंट पे उनकी शॉप मौजूद है, वहां पे जाके बनवा सकते हैं। हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है, और किचन की जहां पे भी बात आती है, मुनफरिद खाने पकाने के लिए बनास्पति घी और ऑयल का इस्तेमाल करना होता है, तो हमारा यही मशवरा है आपको कि मान बनास्पति का इस्तेमाल करें, क्योंकि मान बनास्पति जो है वो हफ्जाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक कुदरती वेजिटेबल ऑयल से तैयार किया जाता है, और ऑटोमेटिक प्लांट है जिसपे इसे तैयार किया जाता है, जो आपके खानों में बेहतरीन लज्जत फराहम करता है। और इसके साथ साथ अजाफी विटामिन भी इसके अंदर मौजूद है, जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई मौजूद है। विटामिन ए आपकी विजन को, यानी जिन आंखों से मैं आपको देख रहा हूं ना, इनको जरा विजन को क्लियर करती है, और विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, और विटामिन ई जो है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में पकने वाला खाना जबरदस्त लज्जत के साथ साथ बेहतरीन अरोमा, बेहतरीन खुशबू जो है वो घर के अंदर बखेरे, तो उसके लिए आपको इंतखाब करना होगा मान बनास्पति का। तो चलते हैं किचन में और देखते हैं हमारे जो शेफ
हमारे साथ मौजूद होंगे। शेफ जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं शेफ आप? ठीक ठाक है नाम भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। बताइएगा आज हम क्या तैयार करने जा रहे हैं? चने शने यहाँ पे काफी मसाला जात भी रखे हैं, लगता है आजकल मुनफिद चीज तैयार होने वाली है। सर आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है लाहौरी चने। लाहौरी चने? जी सर। जनाब, नाश्ते की जब भी बात आती है ना, और लाहौर में जब भी टाइम से जाता हूं तो मैं सबसे पहले इंतखाब लाहौरी चनों का करता हूं, क्योंकि शाही चने जो होते हैं उससे नान के साथ या खमीरी रोटी के साथ खाने से मजा दोबाला हो जाता है और नाश्ता बड़ा यमी किस्म का होता है। तो मैं चाहता हूं आप बताएं कि ये रेसिपी जो है इस हवाले से भी बताएं, और कितनी क्वांटिटी तैयार की जा रही है ये भी बताएं, ताकि ऑडियंस जो सुन रही है, जो देख रही है, उनको पता चल सके कि इतने चनों के लिए इतने मसाला जात इस्तेमाल किए जाएंगे। सबसे पहले मैं बताऊं सर, मैं बॉलीवुड मॉल से चाय नाश्ता को स्टिमुलेट कर रहा हूँ। वहाँ ये जो चाय नाश्ता की हमारी रेसिपी है, वहाँ पे लाहौरी चने आपको नाश्ते में मिल सकते हैं। बिल्कुल। कभी भी आपको खाने का दिल करे तो वहाँ पे चाय नाश्ता पे आप जाके, हलवा पूड़ी वगैरह हमारी हाइटी है वहाँ पे, तो ज़रूर जाके वहाँ पे विजिट करें। और अभी जो रेसिपी है हमारे पास, ऑयल है 300 ग्राम, 300 ml ऑयल है हमारे पास। उसके बाद ये क्वांटिटी बताने से पहले ये बता दें कि कितने चने के लिए ये क्वांटिटी आप बता रहे हैं? ये हाफ के जी चना है। हाफ के जी चने। हाफ के जी चने के लिए 300 ml हमारे पास ऑयल पड़ा हुआ है। 250 ग्राम जो है ना हमारे पास ग्रीन चिल्ली है। 1 टेबल स्पून हमारे पास हल्दी है। जी जी, ठीक है। और गार्लिक है हमारे पास तकरीबन 200 ग्राम। साल्ट है हमारे पास 1 टेबल स्पून है। जीरा है 2 टेबल स्पून। उसके बाद ब्लैक पेपर 1.5 टेबल स्पून है हमारे पास, और चिकन पाउडर हमारे पास 2 टेबल स्पून है। और दही हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, तकरीबन 50 जो टेक्सचर बनेगा वो बड़ा यमी सा होगा। बाकी हमारे पास गार्निश के लिए चीजें पड़ी हैं, वो हम आपको साथ साथ बताते हैं। अच्छा, यहाँ पे शेफ ने बॉयल चने पहले ही कर लिए, इस हवाले से भी बता दें। टाइम कम होता है हमारे पास, चने हमने बॉयल करके रखे हुए हैं। थोड़े से चने हमने ग्राइंड कर लिए हैं उसकी ग्रेवी बनाने के लिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप जो रेसिपी है उसे कंटिन्यू करें और स्टार्ट करें, हम बनाना शुरू करें। जैसे जैसे हम बनाएंगे ऑडियंस को दिखाएंगे भी, क्योंकि हम ना सिर्फ रेसिपी बताते हैं, बनाने का तरीका भी बताया जाता है। तो अब इसे पैन के अंदर पोर किया जाएगा चनों को। जी, स्टार्ट करता हूँ। जी, आप देख सकते हैं जी, हमने अपनी दुकान खोल ली है और चूल्हा स्टार्ट कर दिया है। और अभी इसमें सबसे पहले ऑयल को ऐड किया जाएगा, और ऑयल को ऐड करने के बाद इसे गर्म किया जाएगा। और जैसे ही ये गर्म हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या किया जाएगा वो शेफ बताएंगे। उसके बाद इसमें हम सबसे पहले गार्लिक ऐड करेंगे। ठीक है, गार्लिक ऐड कर दिया जाएगा, और गार्लिक ऐड करने के बाद इसे मिक्सअप किया जाएगा अच्छे से। मैं मिक्सअप करता हूं, शेफ आप साथ साथ बताते जाएं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं हमारे जो भी नए शेफ आते हैं उनसे नई नई डिशें सीखता हूं। तो मैं ख्वाहिश रखता हूं कि आपसे भी शाही चने खाए तो बहुत है, लेकिन पकाना नहीं जानता, वो भी सीख सकूं। अच्छा जी, हमने 1 कप ऑयल का लिया। ऑयल का लेने के बाद उसमें एक छोटी कितना गार्लिक हमारे पास तकरीबन 4 टेबल स्पून गार्लिक जो है उसमें ऐड करने के बाद उसे अच्छे से मिक्स करना है। और जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, थोड़ा ब्राउन करना है हमने। इसका कलर आपको बता देगा कि ये अच्छे से पक गया है या नहीं पक गया। जब ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा हाई होगा, उसके बाद इसके अंदर पकाना शुरू करेंगे। एक तो इसका अरोमा आपको बताएगा, दूसरा अरोमा के साथ साथ, खुशबू के साथ साथ इसका कलर जो है वो आपको ठीक तरीके से गाइड करेगा कि ये अब तैयार हो चुका है या नहीं। इसे ब्राउन कलर में तैयार किया जाएगा, जो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है और मुझे दिखाई भी दे रहा है। बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है, और आज मुझे लगता है कि नाश्ता जो होने जा रहा है ना वो बड़ा जबरदस्त होगा, क्योंकि अक्सर औकात सुबह के वक्त में चनों के साथ, अंडों के साथ और खमीरी रोटी के साथ जब ग्रीन टी या फिर चाय का कप होता है तो उससे बड़ा जबरदस्त नाश्ता जो है तैयार होता है। और कितनी देर इसे पकाया जाएगा शेफ? तकरीबन 1 मिनट के अंदर ही 1 मिनट तक तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगली रेसिपी भी बताती जाए हम साथ साथ। उसके बाद इसमें हम ग्रीन चिली ऐड करेंगे। ठीक है, ग्रीन चिली को फिर कितनी देर तक पकाया जाएगा? तकरीबन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर। 2 से 3 मिनट तक ग्रीन चिली को भी पकाया जाएगा। मैं चाहता हूँ साथ साथ आप ग्रीन चिली के अलावा भी जो बाकी है वो भी रेसिपी बताते जाए। ग्रीन चिल्ली को हमने काफी अच्छी तरह पकाना है, अच्छी तरह इसका जब तक कलर नहीं चेंज हो जाता तब तक हम इसे पकाएंगे। और पकाने के बाद जब ये रस मिस जाएगी इस हंडिया के अंदर, इस ऑयल के अंदर, उसके बाद हम ये जितने भी हमने मसाले बना के रखे हैं सारे इसमें ऐड करेंगे। मसाले ऐड किए जाएंगे, और मसाले ऐड करने के बाद उन मसाला जात को कितनी देर के लिए हम पकाएंगे? तकरीबन 10 से 20 मिनट तो पकाएंगे। 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए। अच्छा, इसके लिए टेम्परेचर कितना रखना होता है?
टेम्परेचर ऑयल का टेम्परेचर तकरीबन 150 पे जाके हाँ हाँ वो होता है जब ग्रीन चिली इसमें हमने डालनी है, उसका 150 तक होना चाहिए। 150 तक होना गार्लिक डाला तो उसमें तकरीबन 100 का टेम्परेचर था, तब इसमें गार्लिक डाला हमने। ठीक है। और इसके बाद अब ये ब्राउन होना शुरू हो गए हैं मेरा ख्याल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, नाज़रीन भी अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं कि अब जो हमने गार्लिक इसके अंदर ऐड किया था वो ऑयल, क्योंकि इसका टेम्परेचर 150 तक पहुंच चुका है और गार्लिक जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। और जैसे ही ये ब्राउन हो जाएगा हम इसमें पोर करेंगे जी बिल्कुल चिली को। ये और brown हो चुका है ये वापस। आप देख सकते हैं कि ग्रीन चिली जो है, अल्लाह अल्लाह खैर, ये तो मुझे डर लग रहा है क्योंकि इससे जो उठने वाले छींटे होते हैं ना, जी, जी, वो जी। अच्छा इसका कोई तरीका होता है छींटों को रोकने के लिए? इसका यही है कि अब थोड़ा ऑयल का टेम्परेचर कम करके डाल दें इसमें। अभी ऑयल थोड़ा ज्यादा गर्म था तो मैंने इसमें डाली। हाँ, लेकिन ये जब मिक्स हो जाएगा मेरा ख्याल है जी, तब ये सेटल डाउन हो जाता ये है। हो चुका है सर। ठीक है, सेटल डाउन हो चुका है। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये भी बताएं कि अगर सुबह को कोई मजे मजे की ड्रिंक्स इसके साथ बनानी हुई तो रेसिपी मैं इसे तैयार करता हूं, आप रेसिपी थोड़ी थोड़ी साथ बताएं कि अगर कोई ड्रिंक तैयार करनी हो तो वो कौन सी ड्रिंक है जिसे सुबह के टाइम में नाश्ते में इस्तेमाल किया जा सकता है? लस्सी बहुत लोग बनाते जी, हैं जी। या इससे हटके लेमनेट तैयार किए जाते हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से बेहतरीन क्या रहेगा? क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी आप बता रहे जी, हैं जी, जी। काम कर चुके हैं, तो वहां पे लोगों की सर, फरमाइशें। देसी स्टाइल में जो देसी डिश बना रहे हैं हम, इस स्टाइल में अगर देखा जाए तो लोग लस्सी ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा। लाहौर में लस्सी बहुत ज्यादा, हमारे चाय नाश्ते में भी जो है ना लस्सी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है और नाश्ते में बहुत ज्यादा जो है ना हमारी लस्सी की सेल है। अच्छा, ठीक है तो- लस्सी। और लस्सी के वाले से, अच्छा लस्सी तो हर जी, कोई जी, बना जी, लेता है, बिल्कुल। लेकिन एक मुनफरिद टेस्ट जो होता है ना लस्सी जी, का, जी, जी। वो किसी किसी लस्सी में होता है। जी बिल्कुल। आप कोई ऐसी चीज बताएं, वो पेड़े वाली लस्सी जो होती है लाहौर में बड़ी उसे पसंद किया जी, जाता जी, है और मक्खन के पेड़े होते हैं उसमें, उस जी। लस्सी के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि वो किस तरह से तैयार की जाती है। लस्सी के बारे में मैं आपको बताऊं कि हम अक्सर जो लोग हैं वो लस्सी के अंदर पानी ऐड करते हैं। हम जो लस्सी के अंदर ऐड करते हैं पानी की जगह हम उसको पतला करने के लिए दूध ऐड करते हैं। अरे क्या तो बात है, उसकी उससे वजह से लज्जत भी दुबाला हो जी, जाती जी, है, लज्जत भी दुबाला हो जाती है और लस्सी का बहुत ही जो है ना टेस्ट अच्छा बढ़ टेस्ट जाता बढ़ है। जाता है। अच्छा, उसमें पेड़ा जो इस्तेमाल किया जाता है जी, जी, वो जी, जी। मक्खन का होता है या फिर? वो उसी लस्सी के अंदर से निकलता है मक्खन हमारे का साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं, मेरी बातें सुन के काफी मुस्कुरा रहे हैं, लगता है उनको भी भूख काफी लग रही है। नाश्ता आज हम उनको भी करवाएंगे, उनका भी तारुफ करवाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी पहले मैं चने तैयार कर लूं क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है इस वक्त फोकस है कि शाही चने कैसे तैयार किए जा रहे हैं। अच्छा, शाही चने खास तौर पे वाइट चनों में इस्तेमाल किए जाते हैं, ब्लैक भी कभी नाश्ते में तैयार हुए हैं या इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। ब्लैक जो चने हैं वो ज्यादा लोग पसंद करते हैं लंच में। वो लंच में बहुत ज्यादा जो है ना इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक चने बहुत कम जो है ना लोग नाश्ते में खाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर घर में बैठे किसी ने हलवा पूरी तैयार करनी हो जी 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 तो वो तैयार कर सकता है? जी बिल्कुल। उसके पूरियां में- तैयार की जा सकती जी हैं? की जा सकती हैं। किस तरह से की जा सकती है? उसका जो मैदा वगैरह होता है उसकी कोई रेसिपी बता दें ताकि ऑडियंस जो देख रही है उसको पता चल सके कि घर के अंदर पूरी तैयार करनी हो तो जी, क्या जी। तरीकाकार इस्तेमाल करना चाहिए? उसकी रेसिपी बिल्कुल सिंपल है सर। आपने मैदा लेना है, उसके अंदर आपने नमक ऐड करना है और थोड़ी सूजी ऐड करनी है। तकरीबन 1 अच्छा। केजी मैदे में आपने 10 ग्राम नमक और 20 ग्राम जो है ना सूजी ऐड करनी है। ठीक उसको है। अच्छी तरीके से और ऑयल के अंदर जो है ना उसकी जो डो बनाते हैं हम ऑयल के अंदर बनानी है। पानी ठीक बहुत है। कम इस्तेमाल करना है उसमें। ठीक है। तो ऑयल के साथ वो सॉफ्ट होगी बिल्कुल। उसको थोड़ी देर आपने सॉफ्ट होने के लिए रख दे, 30 मिनट के लिए आपने जो है ना छोड़ देना उसको। उसके बाद आप उसका जो रोटी का जो पेड़ा है वो बिल्कुल छोटा रखना है, तकरीबन 40 ग्राम से ज्यादा पेड़ा। 40 ग्राम से, ये एक अहम बात है जो कि आपने बताई है। अच्छा, रेस्टोरेंट्स के हवाले से कुछ बताना चाह रहे थे? सर रेस्टोरेंट में इस टाइम जो देख रहा हूँ 5 रेस्टोरेंट है हमारे, जैसे आपको लोगो नजर आ रहे होंगे। हमारा चाय नाश्ता है हमारा, बॉलीवुड कैटरिंग के नाम से हम कैटरिंग करते हैं। उसके बाद हमारा होम बेकरी है जो इंग्लिश फूड जो है ना उसमें इंग्लिश कुजीन है, मुख्तलिफ किस्म की इंग्लिश ब्रेकफास्ट, जैसे कल मैंने आपको बना के दिखाया था। बिल्कुल बिल्कुल। और पंजाबी ढाबा है सर, ये पंजाब के जितने भी फूड हैं वो बहुत सारी चीजें, कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ, जी, 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 कबाब जी। शबाब, आगे हम इसकी रेसिपी लेके आएंगे। और चाइना किचन के नाम से इसकी 2 ब्रांचें हैं हमारी। चाइनीज रेसिपीज जो हैं जी, जी, उनको जी, फॉलो जी। किया जाता है। तो मैं चाहता हूं शेफ आप कंटिन्यू करें, शाही जरूर। नाश्ता तैयार करें। तो उतनी देर हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है हम उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। जी, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होंगे, घंटा घर हमारा जड़ब जो है वो बड़ा फेमस है और घंटा घर के अंदर 8 बाजार हैं और 8 बाजारों के ताजर खानों को लेके बड़ा कॉन्शियस होते हैं और 8 बाजारों के अंदर खानों के हवाले से बहुत सारे स्टॉल्स भी मौजूद हैं। पलवानों की कढ़ाई हो या मुन्ने के दाल चावल हो, छम्मे
चने के दाल चावल हों वो बड़े ही पसंद किए जाते हैं। तो हमारे साथ जनाब आज मौजूद हैं, काशिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कचहरी बाजार के प्रेसिडेंट हैं अलाइड ग्रुप के, और उनके साथ साथ हमारे साथ नसीर यूसुफ वोरा मौजूद हैं जो कि क्लाथ बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं जनाब शो के अंदर। पहले मैं चाहूंगा काशिफ की तरफ चलूं। काशिफ, खाबे शाबे आपको भी काफी पसंद होंगे। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे, ज्यादा खाना कौन सा पसंद है आपको, डिश कौन सी पसंद है? ज्यादा मोस्टली तो आपको पता नाश्ते में यही नान, चने वगैरह, लस्सी हो गई, पेड़े वाली जैसे कि अभी आपने बोला है। हाँ। वो पेड़े वाली लस्सी का जब मैंने जिक्र किया ना, आपके चेहरे पे जो स्माइल आ रही थी मुझे महसूस हो रहा था उससे कि आपको वो पेड़े वाली लस्सी काफी पसंद है। और नसीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे वोरा साहब, काफी सेहतमंद लगते हैं आप, लगता है खाबों के काफी शौकीन है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, खाबे कौन से आपको पसंद है? वहां पे हमारे 8 बाजारों की बात की जाए, एक से बढ़ के एक बंदा वहां पे मौजूद है और लज्जत भरे खाने। माशाल्लाह, वो जो है ना पाए हैं होली के समनाबाद के। हाय हाय हाय, पाए मशहूर जनाब। पाए जो हैं भोली के, इनका कहना है कि बड़े फेमस है, और पाए जो है वो टेस्टी भी काफी ज्यादा होते हैं और उससे खाने का मजा भी काफी आता है। अच्छा, वैसे डिनर में सर्व किए जाए ना, और लंच में, ब्रेकफास्ट में भी इवन पाए जो है वो तैयार किए जाए, बड़े जबरदस्त आपका ब्रेकफास्ट भी रहता है, और लंच में हो या फिर आपके डिनर में हो, वो पाए किसी भी वक्त खाए जा सकते हैं, उसका कोई मखसूस वक्त नहीं होता। क्या कहेंगे? नहीं, वो जरा सुबह सुबह जो खाए जाए ना, फिर उसको डाइजेस्ट किया जा सकता है, हजम किया जा सकता है, तो फिर सो जाते हैं आदमी, तो फिर वो जो है बिल्कुल जी, आप ठीक कह रहे हैं। आप थोड़ा सा मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे 8 बाजार ही नहीं बल्कि ताजरों के बहुत सारे मसाइल हैं, इक्का दुक्का नहीं, बहुत सारे मसाइल हैं जिनके बारे बारी बारी गुफ्तगू करेंगे। पहले मैं काशिफ खान की तरफ चलूंगा। काशिफ, क्या कहेंगे, मोबाइलों के ऊपर जो टैक्स बढ़ा दिया गया था, इस पे बड़ा एहतजाज किया गया था और मार्केट भी काफी पहले से डाउन हुई है, क्या कहेंगे इस सवाल से? बिल्कुल बुखारी साहब, हमने तो बारहा गवर्नमेंट से अपील की है आपके वसादत से, तो गवर्नमेंट से आपके इस प्रोग्राम में दोबारा से फिर अपील करेंगे कि जो टैक्सेस बढ़ाए हैं, गवर्नमेंट ने ड्यूटी बढ़ाई है मोबाइलों पे, ख़ास तौर पे जो मेरा छोटा ताजर है, छोटा दुकानदार है, जो कि इंपोर्ट किए हुए मोबाइल जो बाहर से आते हैं, उसके ऊपर जो ड्यूटी बढ़ाई है वो 40,000 का जो फ़ोन है वो करीबन उसके ऊपर 35,000 रुपये टैक्स है। तो उस हवाले से मैं अपील करूंगा गवर्नमेंट से कि ये खुदारा कि इनके ऊपर जो इतना जुल्म किया जा रहा है, इनके ऊपर थोड़ा सा इनको रिलीफ दिया जाए। अच्छा, पहले तो होता था ना कि बाहर से मोबाइल ले आते थे, 5-5 मोबाइल ला रहे हैं, 6-6 मोबाइल ला रहे हैं, गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, वो सिस्टम बंद हो गया। बिल्कुल, उससे काफी नुकसान भी हो रहा है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट को टैक्स तो इकट्ठा होना शुरू हो गया है। लेकिन क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, हम नहीं कहते, हम चाहते हैं गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करे, लेकिन अगर कोई अपने अजीज़ों कारब के लिए 1 या 2 या 3 फ़ोन लेके आता था, एज ए गिफ्ट लेके आता था, पहले शुरू में गवर्नमेंट ने उसके ऊपर छूट दी थी टैक्स की, लेकिन अब उन्होंने एक फ़ोन पे भी टैक्स लगा, मतलब एक फ़ोन भी अगर कोई लेके आता अपने लिए भी ज़ाती इस्तेमाल, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिए। और टैक्स लगाएं, हम नहीं कहते कि टैक्स ना लगाएं, गवर्नमेंट के टैक्स लगाएंगे, इनके पास मतलब पैसे आएंगे, गवर्नमेंट इसी तरह चलती है, लेकिन टैक्स एक लिमिट होती है। बिल्कुल लिमिट होती है, और इस लिमिट को अगर क्रॉस करेंगे तो अल्टीमेटली बोझ जो है वो अवाम पे जाएगा। नसीर यूसुफ वोरा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, इनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। तमाम माल जो है वो खराब हुआ, बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ा। क्या कहेंगे टोटल अगर ओवरऑल देखा जाए 8 बाजारों में, क्योंकि एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा होनी होती हैं, बहुत सारे शहरों में भी यहाँ से कपड़ा जाना होता है, कितना नुकसान हुआ? सबसे पहले बुखारी साहब, मैं आपको अर्ज करूं, पता है लॉकडाउन से पहले हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से ना उधर मुलाकात तय थी। हम इस्लामाबाद गए, जब मतीर मोहम्मद से ना उन्होंने इमरजेंसी जाना पड़ा, तो फिर उसके बाद उधर जो मेन जो हमारा इशू था ना पूरे पाकिस्तान का, उधर हमारी मीटिंग हुई, फिनांस जो सेक्रेटरी हैं जो फैजुल्लाह को मुक्का साहब, तो सब जितने भी अदारे थे हमारे FBR के, नौशीन साहबा थी, कस्टम के थे,
तकरीबन पूरे पाकिस्तान से जितने भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर, पूरी कैबिनेट वहां पे? जी वहां पे नहीं, वो एक वो उनकी ना वो एक पूरी टीम बनी हुई है, हर पार्टी का एक एक आदमी उसमें था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी पता क्या कितने हड़तालें हुई, कितने मुल्क में शोर शराबे हुए आईडी कार्ड के लिए। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उधर बैठ के सबसे जो मेन हमारा इशू था, पूरे पाकिस्तान का इशू था, आईडी कार्ड के बगैर वो 50,000 का ना, ये सब जो हमारे ताजर भाई उधर जाते थे उधर बोल नहीं सकते थे, वैसे बैठे थे। मैंने शोर शराबा डाल के सारा कुछ हर चीज, एक तो आईडी कार्ड उसको खत्म कराया। वो कुछ महीनों के लिए उन्होंने नहीं किया? खत्म हो, उसके बाद अब बिल्कुल जमूत तारी था, इतना जमूत तारी था आप सोच भी नहीं सकते। उसके सबसे बढ़ के जो है, जो बॉर्डर का मैंने इशू उठाया, जो बॉर्डर हमारा पूरा पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहा है, उनको कहा है भाई ये जो है ना बॉर्डर बंद कर दें। चमन का बॉर्डर बंद जब हम आए उसी टाइम उन्होंने ऑर्डर किया, अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर बंद हुआ। आज यानी जब आपने कहा तो आपके कहने पे चमन जी का जी बॉर्डर बिल्कुल बंद कर अल्लाह की मेहरबानी से एक आईडी कार्ड वाला जो पूरे पाकिस्तान का मसला था, एक जो फैसलाबाद का मसला नहीं था, पूरे पाकिस्तान का मसला था। तो अल्लाह की मेहरबानी से हमने, मेरे साथ पूरा हमारा ग्रुप था, मेरा वो अलाइड ग्रुप के हैं चोरी परवेज का मौका साहब, मियां रियाज तनवीर रियाज साहब से, और ये चैम्बर के हमारे चोरी जफर सिंधु साहब भी थे, और चैम्बर का पूरा ग्रुप था। ये हमारा इधर फैसलाबाद का ग्रुप था, एक्सपोर्टरों का ग्रुप था, खुरम साहब थे, सब पूरा पाकिस्तान। उसमें एक और चीज थी, हर पार्टी में एक एक आदमी जो है ना नेशनल, वो एक एक आदमी उसमें का मेंबर था। तो कराची से रमेश कुमार हैं, वो मैंने वो जो दो मेन थे इशू, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां से हर चीज उनको करके, हाँ वापडा का भी चेयरमैन मैंने बुलाया, वहां भी सब जो है हमारे वो इन्होंने रिलीफ दिया था, रिलीफ वहां पे ऑर्डर करा के अरबों रुपए का पूरे जो रिलीफ मिला है, अरबों रुपए का जो वापडा को इन मिलों को मिला है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जब लॉकडाउन, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन का मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट देता हूं हमारी जो माशाल्लाह जो फैसलाबाद की जो है ना, फैसलाबाद की हमारी इंतजामिया, डॉक्टर हज़रात, हमारी आर्मी, और सबसे बढ़ के जो इनकी टोटल पीछे जो सारा इनको कंट्रोल कर रहे थे वो हमारे उधर GHQ में थे। वो सारा इस टाइम अल्लाह की मेहरबानी से ये जो 4 माह गुजरे हैं, हमारी पूरी टीमों ने, पूरे जो है हमारा नेटवर्क है माशाल्लाह, सैकड़ों के हिसाब से हमारे तंजीमें भी हैं और लड़के भी हैं। हमने पूरा लॉकडाउन में पूरे हर घर में मेडिसन, राशन, हर चीज, इंतजामिया ने भी बहुत तामन किया। खास तौर पे जब लॉकडाउन खुले तो जो इंतजामिया ने हमारे साथ 4 ऐसे इलाके थे जो हमने खुलवाए, वो उसका क्रेडिट जाता है बुखारी साहब को, जो SP अयूब बुखारी, हाँ जी अयूब बुखारी साहब, उन्होंने अपनी नौकरी दाव पे लगा के ना हमारे साथ कमिटमेंट करके वो बाजार खुलाए, एक वो टाटा बाजार और वो जो इधर मंसूराबाद, जलवी, सारा तकरीबन 4 इलाके मेन रहते। वो हुकूमत, पंजाब हुकूमत में लॉकडाउन था, तो अल्लाह की मेहरबानी से हमने जो चीज भी हुई है, हमारी पूरी टीमों ने, क्लास बोर्ड की टीमों ने, जितने जो हमारे डॉक्टर यूसुफ साहब हैं चेयरमैन, और जितने भी हमारे मार्केटों से बिलोंग करते हैं, सब ने अपना अपना काम ऐसे किया जैसे उनका घर का मसला ट्रकों के हिसाब से। अच्छा ये बताइएगा, जो इंक्रोचमेंट के ऊपर एक्शन हुआ है 8 बाजारों में, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं वो जो तो देखिए मेरी बात सुने ना, जो चीज लीगल है ना, लीगल को टच करेंगे तो हम उसको बिल्कुल भरपूर मजम्मत करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो इंक्रोचमेंट थी उसको गिराने पे भी ताजर एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज तो करें, हमारा कसूर है, हमें देखें वो 2 फुट उन्होंने 3 फुट दी है, हम 10-10, 20-20 फुट हम सारा रोड ब्लॉक करके बैठ के जाते हैं। हम क्या है, हम इंसान नहीं है। हालांकि इधर हमारे जो है ना मजहब में भी नहीं है, रास्ता खोलो। हम तो इधर थोड़ी सी हुकूमत रियायत देती है,
वो 10 हल्के सबसे लेकिन नुकसान जो है जब ना, वहां पे ये सिस्टम शुरू हुआ तो आप ताजर सरबराहान की टीमों में से एक हैं, आपकी तरफ से पॉइंट आउट करना चाहिए था, ताजरों को रोकना चाहिए ऐसे काम करने के बजाय। अगर बाद में फिर इंक्रोचमेंट पे एक्शन होता है फिर रोते हैं ये। बुखारी साहब अब क्या करें, अब ताजिर ये बिल्कुल नहीं मानते। ये तो कहते हैं भाई जो चीज हमारे मुआशरे में ये जेन बन गया भाई ठीक है कब्जा करना है, अब वो इंतजामिया काम करती है तो उनको करने नहीं देते। ये जी जिन्होंने ज्यादती कर दी। हाँ कोई एक केस भी लेके आए भाई जो रजिस्ट्री शुदा है उन्होंने गिराया, फिर वो हम उनको अच्छा, बहुत सारे ताजरों की रजिस्ट्रियां बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिकॉग्नाइज करवाने के लिए, उनकी पहचान जांच पड़ताल करवाने के लिए भी भेजी गई हैं, क्योंकि बहुत सारे ताजरों की जांच से ये कहा जा रहा था कि उनकी रजिस्ट्रियां जाली नहीं है, असली हैं। तो जैसे ही अब वो चेक होके आएंगे दोबारा एक्शन उस पर होगा। नहीं वो जो इंशाल्लाह ताला जो लीगल जो होगा इंशाल्लाह ताला हम उसको आप सर पे खड़े होके वो बनवाएंगे। वो नजायज हम ना किसी से होने देंगे। हाँ अलबत्ता अब जो ताजर भाई है ना, जो हमने कमिटमेंट अभी देखे, हमने कमिटमेंट उधर हमने सब लिख के दे के कमिश्नर साहब को दे दी, पर ठीक है ऐसे हम करेंगे, हम गेट लगवाएंगे। लेकिन थोड़ी देर हुआ, 2 दिन गुजरे, जब वो 8 बाजार खुले हैं उसके बाद वो एहतजाज शुरू हो गया। यार क्या अच्छा करते ये भी हो? बताइएगा, गेट तो लगवा दिए गए थे लेकिन जी। वो गेट टूट भी गए हैं, अब किसने तोड़े हैं वो बीच में ऐसे हैं, ऐसा माफिया है, ऐसा माफिया है हमारे 8 बाजारों में करोड़ों रुपए इकट्ठे करता है। जो छोटे छोटे ना एक फट्टा लगाता है ना उससे 50-50 हजार रुपए हमारे इसमें महकमे शामिल हैं, वो भी लेते हैं भत्ता। यानी आपके कहने का मकसद है एक भत्ता लिया जा रहा है 8 जी बाजारों से। भत्ता लिया जा रहा है पूरा वो आगे वो करते हैं ना, एक छोटा छोटा फट्टा लगाते हैं 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं। कौन से महकमे इन्वॉल्व है इसमें? ये सब वो जो हमारा वो टीएमओ का है, यानी म्यूनिसिपल कारपोरेशन। म्यूनिसिपल कारपोरेशन इसमें है इन्वॉल्व, और हमारे ताजर भी इन्वॉल्व हैं जो बैकग्राउंड में साबित कहते हैं भाई ठीक है जिंदाबाद, पीछे वो सारे उन्होंने उनका यानी जरिए ताजर मार्च क्या और है। म्यूनिसिपल कारपोरेशन की मिलीभगत से काम बिल्कुल किया ये जा रहा है। ताजर भी इन्वॉल्व हैं। उनका चलें तो जी, इसके ऊपर काम मजीद बंद हो गुफ्तगू गया। करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी रेसिपी काफी हद तक तैयार हो चुकी है और बड़ा जबरदस्त अरोमा हमारे स्टूडियो में आ रहा है और यूं महसूस हो रहा है कि आज का नाश्ता बेहतरीन रहेगा, क्योंकि शाही चनों की जब भी बात की जाती है इसकी लज्जत सबसे मुनफरिद होती है। और जब बात आए रोगनी नान के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं नान भी इस वक्त तैयार कर लिए गए और इसे चनों के साथ सर्व किया जाएगा आपसे कुछ देर बाद। तो जहांगीर मुझे बताइएगा, तैयार हो चुकी है मुकम्मल तौर पर? बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अगर कैमरा मैन दिखाए तो ये बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है रेसिपी और इसे आपसे कुछ देर बाद सर्व कर दिया जाएगा। लेकिन सर्व करने से पहले इसे प्रेजेंट किया जाएगा और प्रेजेंटेशन बेहतर होना जरूरी है, क्योंकि खाने की लज्जत के साथ साथ अगर प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाती है तो उसका लज्जत का मजा जो है वो दुबाला हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं चनों का टेक्सचर जो है, खास तौर पे टेक्सचर बड़ा जबरदस्त है और इसकी महक बता रही है कि महक जो है इसके मजे को दुबाला करेगी। तो मैं चाहता हूं आप इसे कंटिन्यू करें, प्रेजेंटेशन इसकी तैयार करें। उतनी देर तक हमारे साथ जो मौजूद हैं यूसुफ वोरा साहब और काशिफ खान, उनके साथ मजीद गुफ्तगू करें, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले नसीर यूसुफ वोरा जो हमारे साथ मौजूद थे उनके साथ बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की जा रही थी। इनका ये कहना था कि 7-8 बाजार जो घंटा घर के उनमें से खास तौर पे भत्ता वसूल किया जा रहा है, उसमें कुछ ताजर भी मुलव्वस हैं और उस पर म्यूनिसिपल कारपोरेशन का अमला भी मुलव्वस है। मैं वोरा साहब इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करना चाहूंगा, वो ताजरों की भी निशानदेही करें और म्यूनिसिपल कारपोरेशन का जो अमला इसमें मुलव्वस है, चाहे वो इंस्पेक्टर है या स्पेसिफिकली इनका कोई अमला है, तो उसे पॉइंट आउट करें ताकि हम इंतजामिया तक ये बात पहुंचाएं और उस पर एक्शन ले। कमिश्नर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि इस सेगमेंट को लाजमी तौर पर सुने, क्योंकि ये 1 नहीं 2 नहीं बल्कि घंटा घर के 8 बाजारों के हजारों ताजरों का मसला है, इसे जल्द से जल्द हल करना होगा। यूसुफ साहब बताएं जरा। जी बुखारी साहब, मैं अर्ज करूं, पता है कि ये वो एक नाम नहीं है, हमारे ये पूरा फैसलाबाद जो है ना, इस जो किसी बाजार में, ये तो 8 बाजारों का है ना, आप किसी रोड पे चले जाएं, जो चीज भी जिसके दुकान के आगे लगे हुए हैं ना, सब के सब पैसे वसूलते हैं। कोई एक ऐसा बाजार नहीं है
जिसने आगे लगाया वो टोटल वन टू ऑल सारा इनकी जो है टीएम वाले हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले हैं, अब किस किस का नाम लूं, वो सब के सब इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी वो मलाक जो है नहीं वार्डन जो देखे मेरी बात, अब क्या करें, अभी जो हम जो इतना प्यारा काम हुआ, ये बैरियर का इतना काम अच्छा, हमने वो गेटों का काम किया, फिर एहतजाज होना शुरू हो गया। वो पीछे कौन था? ये सब लोग पीछे माफिया था। हम इसकी बिल्कुल सख्त मुखालफत करते हैं। हम इनको कमिश्नर साहब को भी ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई आप करें, जो चीज भी सामने आती है सबको हर चीज पता है, कौन कौन खाता है। ये जो एहतजाज हुआ या सब कुछ हुआ, इनके तो वो हर चीज को खाने बंद हो गए। ये जो हमारी जो जितने भी ये हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले, ये तो उनको इन्फॉर्म ही गलत गाइड कर रहे हैं। मुझे याद है हम सारी रात बैठ तकरीबन 12 1 बजे तक हम मिट के करके, हमने तकरीबन 2 महीने स्ट्रगल करके इंतजामिया से हर चीज। अच्छा वोरा साहब मुझे ये बताएं कि आपने कहा आप वहां पे प्राइम मिनिस्टर के पास गए, फलां मसला एक्सप्लेन किया, चमन का बॉर्डर आपने बंद करवा दिया, बंद हो गया। ये मामला नहीं आपसे करवाए जाते, आप इनको आगे रखें, उनके कमिश्नर साहब से आगे रखें। बुखारी साहब मैं आपको मैं जवाब दूं, जो हमने काम किया मैंने अल्लाह को खुश किया और आवाम को 22 करोड़ जो आवाम है ना, अभी मैं कोयटे भी गया तो पता है मेरे दोस्त कह रहे थे भाई अगर चमन बॉर्डर, मैं देख के गया तकरीबन 60 से 70 हजार आदमी ऐसा है जो कारोबार उनका अफगानिस्तान में है, तो रहता है इधर कोयटा में है, यानी यहाँ का पैसा उधर जा रहा है। जी हाँ, वो पता है कि रोज जाते हैं रोज आते हैं। वो अभी बॉर्डर बंद हो गया, बॉर्डर अब एक और मेन इशू है, मेन इशू आ रहा है अभी, ये जो पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग हो रही है, ये ईरान से हो रही है। उधर जो कोयटा में 50 से 55 रुपए डीजल मिल रहा है, इस सब का सब ईरान से आ रहा है। हम ये जो अच्छा। चीज भी होती है उसका ये बेनिफिट आप सोच भी नहीं सकते। उस दिन मेरे वो जो पूरे फैसलाबाद के मतलब यहाँ के पावरलूम शटल में मेरी अर्ज सुने, उसका फायदा ये हो गया आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक लूम इंडस्ट्री जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री आज तक इतना वो बॉर्डर बंद होने से वो माल जो है सारा जो दुनिया से पूरी दुनिया की स्मगलिंग जो हर चीज बॉर्डर से वहां से आती है, वो रुकने से हमारी इंडस्ट्री इतनी बेहतर हो गई है 100%। इस टाइम पहली दफा 4 साल बाद ये हमारा हुआ है 878 मिलियन डॉलर जो है ना प्लस हुआ है हमारा, सरप्लस 4,000 प्लस हुआ है 4 साल बाद। करंट अकाउंट हमारे 29% हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह वो एक इन्होंने काम किया है, पूरी हमारी इंडस्ट्री चल गई है। अभी कोई, लेकिन इसके लिए वोरा साहब ये भी कहा जा रहा है क्योंकि दूसरे मुल्कों में कोरोना वायरस की वार तेजी से जा रही है, इसलिए पाकिस्तान जो है वो मरकज बन चुका है इस मंडी का और इंटरनेशनल। देखिए अभी मेरी बात सुनो, अब मैं खुद गया हूं, सारा हर चीज जो इस टाइम जो कोरोना क्या है, कोरोना तो सिर्फ 1-2 मुल्कों में है, अभी वो सारे उन्हें कंट्रोल कर। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पाकिस्तान में जो कोरोना मैनेज इन्होंने की है, इसका सबसे ज्यादा पहला क्रेडिट जाता है हमारी पाक आर्मी को। बेशक उनको जाता है, उन्होंने रात दिन ऐसा पाक आर्मी करके के जवान हमारे वो जवान हैं जो कि सिविल इंतजामिया को जरूरत पड़े तब भी यहाँ पे होते हैं, देखिए बॉर्डर पे मौजूद हों। देखिए मेरी बात सुनो, हम सुकून से सो रहे हैं, सुकून से सो रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते उधर कराची में क्या हुआ, कहां गया वो जो सारी जिंदगी वो जिंदा है। ये सब जो अभी पार्टियां निकली हुई हैं, इनको अवाम का एहसास नहीं है। अवाम का तो दिवालिया हो गया है। ये निकल रहे हैं। उस टाइम ये एक पार्टी का नाम मुझे बता दें, जो सब जो इकट्ठे हो गए हैं, एक पार्टी का नाम बताएं जिसने 4 महीने 5 महीने हमारे बच्चे भूखे, सब पाकिस्तान के बच्चे भूखे मर गए थे। बिल्कुल जी बिल्कुल, तो हम दुआ करते हैं कि मामला हमारी डॉक्टर सबसे पहले जो हमारी पाक आर्मी है, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। बेशक हमारी जितनी ISI है, जो हमारे चीफ हैं बिल्कुल बाजवा साहब, अल्लाह इनको
उम्र खिजरा दे। ये इन्होंने वो काम, इन टीम पाकिस्तान की इस्ते में है। अब ये जो टीम आई है, इस टाइम कोई भी आज तक इतनी प्यारी टीम नहीं आई। बिल्कुल। उन्होंने अपनी हर चीज खत्म करके अपने पेट पे, कौन करता है? कोई मैं करूँ, ये जो बातें करते हैं, ये सब बातें करते हैं फौज पे। एक अपना एक बच्चा भेजे, वजीरिस्तान में भेजे। फिर बिल्कुल, हमारी पाक आर्मी का देन जो है वो नहीं दिया जा सकता। वो अपने खून से इस वतन की मट्टी को सराब करके हमारी नींदें हराम होने से बचाते हैं। और अगर हम घर में चैन से सो पाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पाक आर्मी के भरोसे पे। हमें पता होता है हमारे जवान जो है वो बॉर्डर्स पे खड़े हैं। ये जो बकवास करते हैं, अभी ये पता है कि एक एक अपना बच्चा दें। खुदा की कसम, मैं कहूंगा अपनी सारी जायदाद बेच के, जो एक उनकी तनख्वाह है उसको 10 गुना मैं उनको दूंगा। ये जो सारे मामे बने पड़े हैं, कहां गए ये? अब बार्डरों में बलूचिस्तान में आपको पता है कितनी हमारी शहादतें हुई हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये जो है अभी हमारी रेसिपी जो है वो तैयार होके आ चुकी है। बोरा साहब, छोटी सी बात सुने, ये ऐसे हैं, ठीक है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारी रेसिपी जनाब तैयार होके आ चुकी है और शाही चने, लाहौरी चने जो है वो तैयार होके आ चुके हैं। और जो महक इसकी मुझे इस वक्त आ रही है उससे मेरा मन ललचा रहा है। और वोरा साहब के चेहरे पे भी स्माइल है और काशिफ के चेहरे पे भी स्माइल है। और मेरा ख्याल है अब शो के खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि शो खत्म होगा तो ये चने खत्म होंगे, शो खत्म होगा तो ये रोगनी नान जो है ये खत्म होंगे। तो क्या कहेंगे काशिफ, प्रेजेंटेशन से कैसा लग रहा है आपको? जी माशाल्लाह, देख के मुंह में पानी आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त है। और माशाल्लाह आपके शेफ ने भी काफ़ी मेहनत की है, बल्कि आपने साथ मिलके मेहनत करवाई है। तो मैं कहता हूँ कि लजीज होगा, बाकी तो चेक करने पे है। वोरा साहब आप बताइएगा, चनों के शौकीन हैं सुबह के वक्त? सुबह मेरी फेवरेट डिश है। फेवरेट डिश है आज सुबह फिर आपको फेवरेट डिश हमने आपके सामने रख दी है और आप टेस्ट करके फिर बताइएगा कि कैसा ये हमारे शेफ ने तैयार किया है। लेकिन लज्जत का एहसास जो है वो तो इसे चखने के बाद ही होगा। इसके साथ साथ मुझे काशिफ आप ये बताइएगा, खास तौर पे अगर बात की जाए घंटाघर के 8 बाजारों की, तारों का वहां पे बहुत मसला है। लटकती बिजली की तारें जो है वो जानो माल का नुकसान किसी भी वक्त कर सकती है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल शाह साहब, आपकी बात बिल्कुल वजह है। तारों के अलावा और भी काफ़ी सारे मसाइल हैं जिनमें से मैं 1-2 पॉइंट आउट करूंगा। जी जरूर। तारों का तो काफ़ी मतलब अरसा से देखते आ रहे हैं, 20-25 साल से ये मसला चल रहा है। लेकिन पार्किंग का भी तो इतनी देर से ही चल रहा है। हाँ, मेन जो पॉइंट आउट वाली चीज़ है, हमारी हर मीटिंग में कमिश्नर साहब से, डीसी साहब से, एसीसीडी साहब से, मतलब इंतजामिया से जो भी मीटिंग हुई है हमारी, उसमें मेन इशू जो है वो पार्किंग का ही रहा है, 8 बाजारों का। क्योंकि 8 बाजारों को कोई भी खतर खा कोई पार्किंग नहीं है। और जब मैं ये काशिफ खान ही थे जिन्होंने खास तौर पे पार्किंग कंपनी के मुलाजमीन को बाइक्स चोरी करते हुए पकड़ा था। काशिफ खान की जानिब से कचहरी बाजार में, क्योंकि पार्किंग कंपनी का राज था और वहां पे इन्होंने सीसीटीवी कैमरे से एक पकड़ा था कि पार्किंग कंपनी का मुलाजम चोरियों में इस तरह से मुलव्वस था कि अगर कोई गाड़ी पार्क करने के लिए चाबी पकड़ाता था, वो पहले दिन जाके उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवाता था और चाबी बनवाने के बाद 4 से 5 दिन बाद वो बाइक या गाड़ी जो है वो चोरी वहां से हो जाती थी। 1.5 महीने के अंदर 32 मोटरसाइकिलें जो हैं वो चोरी हुई थी। और जब उन्होंने उस बंदे को पकड़वाया तो उसका ये कहना था कि उसके अफसरान भी इसमें मुलव्वस हैं। क्या कहेंगे काशिफ इस हवाले से? बिल्कुल पूरा माफिया सर इसमें मुलव्वस था। हमने सबको जो है ना वो सामने किया। उसमें ये है कि एफएस पार्किंग का जो नाम है सर, ये 2016 में इनको नवाजा गया था उस दौर की जो हुकूमत थी उनकी तरफ से। तो उसके बाद इनका आज तक टिल डेट, आज तक 2020 तक कोई इनका ऑडिट नहीं हुआ। मतलब ये पैसा कहाँ जा रहा है, एक तो ये इशू है। आज तक किसी ने इनका ऑडिट नहीं किया। ये मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, ये बिल्कुल एक जनरल बात है और इसको आप चेक भी कर सकते हैं। दूसरी बात, इनमें जितने भी मुलाजमीन हैं उनमें सुपरवाइजर्स, उनमें मतलब उनके जो एमडी तक मतलब शामिल थे। ये जो चोरियां हुई हैं इनमें तकरीबन करोड़ के करीब पूरे फैसलाबाद से एक दिन का पार्किंग की मद में इकट्ठा करते हैं। एक बाजार जो है ना वो पॉइंट आउट किया कि एक बाजार में इतनी चोरियां हुई हैं एक माह में, और इसमें मुलव्वस कौन कौन है। और अच्छा, एक बाजार के अंदर कितनी मोटरसाइकिल लग जाती है? कचहरी बाजार में कितनी मोटरसाइकिल लग सकती है, या दूसरे बाजारों के अंदर अगर बात की जाए कितनी मोटरसाइकिल लग? इसमें बुखारी साहब तकरीबन जो है ना वो 60-70% तो दुकानदारों की मोटरसाइकिलें होती है।
ठीक है, क्योंकि हर दुकान में 3-3, 4-4, 5-5 बाइकें हैं, हर दुकानदार में मुलाजमीन है, खुद मालिक है, ठीक है। उसके बाद जो कस्टमर आता है उसकी भी लगती हैं। कचहरी बाजार में तकरीबन कोई 4000 के लगभग जो है ना वो बाइक लगती है कचहरी, सिर्फ कचहरी बाजार में। लेकिन ओवरऑल 8 बाजारों की बात कर ली जाए 8 तो बाजारों में आप खुद अंदाजा लगा लें, अब ये तकरीबन 50,000 के करीब पहुंच सकता है काम। तकरीबन क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेन बाजार की आपने बात बताई, अंदरून गलियों के अंदर वकीला वाली गली नंबर 1 से लेके 7 तक, फिर मंदिर गली आ जाती है, उसमें मक्की मार्केट आ जाती है, मक्की मार्केट के अलावा गोल आ जाता है। ये तमाम के तमाम बाजार अगर देखें 50,000 मोटरसाइकिल को मैनेज करना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा, लेकिन उसके लिए प्लाजे की तामीर इनको कर देनी चाहिए ताकि जिन मुश्किलात का सामना ताजरों को करना पड़े वो ना उसके लिए शाह साहब हमने इनको इंतजामिया को एक ऑफर दी थी और बहुत बड़ी ऑफर दी थी जी। उसमें हमने ये कहा था कि हमारी कचहरी